हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका क्षितिज सर और आपके अपने चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स की जो कड़ी है वो आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता जा रहा है। मैं 12th का एक टॉपिक भी जो है क्रैश कोर्स के फॉर्म में लाया हूँ। हमें सारे टॉपिक्स करने हैं। अभी हम 11th के भी कर रहे हैं, प्लस आज से मैं 12th का टॉपिक भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 12th का एक छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। उसको आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम 2 से 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे और जो बेसिक चीजें हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर देख लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो आपका नीट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी हो, चाहे वो गैमेटोजेनेसिस हो, देन फर्टिलाइजेशन टू पार्चुएशन के टाइम पीरियड हो, या फिर आफ्टर बर्थ लैक्टेशन, जो है सब कुछ हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, प्लस इस पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हो सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। तो उन सभी को हमें अच्छे से पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो की पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के पहले 1-2 पैराग्राफ में दे रखे हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि सबसे पहले तो जहां पर क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है स्टूडेंट, वो रहता है फैमिली प्लानिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन। तो फैमिली प्लानिंग जो है, इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी, और आपसे ईयर पूछा जा सकता है, वो है 1951। तो स्टूडेंट, मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि जो डाटा एनसीईआरटी में दे दिया, जो आपको ईयर दे दिया, जो साइंटिस्ट का नाम दे दिया, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 1951 में इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद में जब हम आगे चलते तो हमें बोल्ड अक्षरों में एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, उद्भवेदन जिसको हम बोलते हैं, और इस पर तो आप लगा लीजिए 5 स्टार। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है स्टूडेंट, जब फीमेल जो है प्रेगनेंसी गेन करती है और प्रेगनेंसी के थ्रू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, उसमें एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियन, और एमनियन में एक फ्लूइड होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इस एमनियोटिक फ्लूइड जो कि फिटस के चारों तरफ, एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है, और इस वजह से कुछ फिटल सेल्स जो होती हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड में मिलती हैं। तो ये एक टाइप का जो है, देखा जाए तो साइंटिस्ट ने इसे डेवलप क्यों किया था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो भी ड्यूरिंग गेस्टेशन जो भी फिटस में एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, उनका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। बट इसका मिसयूज होने लग गया। तो यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस का आजकल आप देखेंगे इसका मिसयूज आपको मिलेगा। और मिसयूज क्या है, ये जो है फीमेल फिटस के सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज लिया जाता है, और अगर फिटस फीमेल के फॉर्म में डेवलप हो रहा है तो उसमें कन्या भ्रूण हत्या की तरफ जो है वो दंपति चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल फेटिसाइड, जो कि बहुत ही गलत है और कानूनन इसको अपराध माना जाता है। तो ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इसका मिसयूज है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग क्या है, महत्व क्या है। तो उसमें आंसर क्या होता है स्टूडेंट, कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज को पता करना, वो इसका यूज होता है डेवलपिंग फिटस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का पता करना। पर यहाँ पर स्टूडेंट आंसर क्या करके आ जाता है, फीमेल फेटिसाइड या फिर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, वो इसका यूज नहीं है स्टूडेंट, ये होता है मिसयूज। तो याद रखें, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, whereas the diagnosis of genetic abnormalities or developmental abnormalities is the use of amniocentesis। तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा स्टूडेंट। तो हम कह रहे हैं कि इससे हम कैसे फिटस का सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हमने कहा कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती हैं। तो बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है एमनियोटिक कैविटी से, और उस फ्लूइड में जो सेल्स होती है उनका क्रोमोसोमल पैटर्न जो है पता कर लिया जाता है। तो इसका ये मिसयूज है जिसकी वजह से फीमेल फेटिसाइड को जो बढ़ावा मिल रहा है। बट हमारे देश में इसको जो है बैन किया हुआ है। अगर कोई दंपति या अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो कानूनन अपराध है, उसको सजा मिलती है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके आगे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी वो है, जहां पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। वो है स्टूडेंट कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध, जिसको हम बोल सकते हैं गर्भ निरोध या फिर कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल। इसे हम एक और नाम दे सकते हैं बर्थ कंट्रोल।
तो ये एक और नाम से जाना जाता है बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर कोई कपल जो है वो चाइल्ड की रिक्वायरमेंट अभी जिससे नहीं है, तो चाइल्ड बर्थ को कैसे रोका जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो मेथड्स के वो चीज कहलाती है कॉन्ट्रासेप्शन या फिर बर्थ कंट्रोल। और उसके लिए कुछ मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, उन मेथड्स को हम आगे यहाँ पर डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि कौन सी चीज, कौन सी डिवाइस हम यूज लें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो वो डिवाइस ही क्या कहलाएंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहलाएंगी या कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाएंगी। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स या तो मेडिसिन हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, या फिर हम देख सकते हैं नेचुरल मेथड हो सकते हैं, या फिर कुछ डिवाइसेस हो सकती हैं, या फिर सर्जिकल मेथड हो सकते हैं। तो हम देखें कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आप देखेंगे वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर को उससे कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या होता है उसमें, यूजर फ्रेंडली। सेकंड होता है स्टूडेंट इजीली अवेलेबल, तो इजीली अवेलेबिलिटी हो उसकी मार्केट में। थर्ड, वो इफेक्टिव होना चाहिए, जिस काम के लिए हम उसका यूज ले रहे हैं उसका इफेक्ट तो आए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। फोर्थ स्टूडेंट, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है कि एक बार आपने यूज ले लिया, अब एक बार तो कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, बट जब चाइल्ड की रिक्वायरमेंट है, बच्चे की रिक्वायरमेंट है, अब इसका हम यूज नहीं लेंगे तो प्रोसेस रिवर्स भी हो जाए, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अच्छा, उसके बाद में उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। मोस्टली हम देखते हैं कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज नो साइड इफेक्ट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं लीस्ट या लेसर साइड इफेक्ट होने चाहिए उसके। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो यूजर है उसकी सेक्सुअल डिजायर या फिर सेक्सुअल एक्ट के साथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वो। तो ये कुछ जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनको आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। चलिए अब हम देखें मेथड कौन कौन से सकते, बर्थ कंट्रोल के या कॉन्ट्रासेप्शन के। तो पहला मेथड आता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधियां जिसको हम बोल सकते हैं। अब नेचुरल मेथड को मैं ओवरऑल समझाऊं तो ये प्रिंसिपल क्या होता है कि ओवम और स्पर्म की मेटिंग को रोक देते हैं। दूसरी बात, इनमें कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी डिवाइस यूज नहीं ली जाती है, इसलिए इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट इनके फेल होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। दो बातें आपको मैं बताऊंगा इसमें आगे कि एक तो इनमें कोई डिवाइस या ड्रग यूज नहीं ली जाती, मेडिसिन यूज नहीं ली जाती, इसलिए देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेयरएज देयर आर चांसेस ऑफ फेल्योर। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस आपको मिलेंगे कि इन मेथड्स के फेल हो जाने के, तो वो आगे हम देखेंगे। फिर आता है सेकंड जिसको हम बोल सकते हैं बैरियर मेथड, जिसमें कि कॉन्डोम्स आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, रबर के या फिर लेटेक्स के बने हुए ये कवरिंग या फिर शील्ड हो सकती हैं। फिर आते हैं कुछ ड्रग्स आती हैं जिनको हम ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं। ये ओरल पिल्स या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, और ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं। फिर आती है स्टूडेंट इम्प्लांट्स, जो कि हम देख सकते हैं कि जो केमिकल्स जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है उन्हीं को ही हमारी त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। और लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आईयूडीज, और आईयूडीज आपको याद रखना है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। इनमें सर्जिकल मेथड आते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि परमानेंट मेथड होते हैं, और टर्मिनल मेथड हो सकते हैं। अगर कोई सर्जरी करवा लेता है मेल या फीमेल तो आगे उसके जो है वो फर्टाइल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे मेल में हम कहते हैं वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और फीमेल में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और जिसमें हम कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होता है। वैसेक्टोमी के रिजल्ट से क्या होता है, सीमन जो है विदाउट स्पर्म हो जाता है। ट्यूबेक्टोमी की वजह से क्या होगा, स्पर्म जो है वो एम्प्लोइस्मस जंक्शन पर, मतलब फर्टिलाइजेशन की साइट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो चार्ट फॉर्म में बता दिए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट हम चलते हैं जो फर्स्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज फॉर नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक विधियां या फिर पारंपरिक विधियां। तो इस पर आपको 3 विधियां याद रखनी है। उससे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े उसका आपको प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत पता होना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है स्टूडेंट, वो क्या है, टू अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकना ही क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि ना तो स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच पाए और उसका मीटिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो अपने आप हो जाएगा, फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाएगी, उसमें प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसमें कौन कौन से मेथड आ सकते हैं? 3 मेथड आते हैं, और जिस पर एक मेथड पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट पर। अच्छा, पहला क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको हम बोलते हैं आवधिक संयम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं आवधिक संयम। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखते हैं कि एक फेज होती है, फेज ऑफ ओवुलेशन, जिसको हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में 14th डे पर क्या होता है? ओवुलेशन होता है। पर ये तो ऑन एन एवरेज होता है कि 14 डे पर मेंस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन होगा, बट कई बार 14 डे से पहले भी हो सकता है, 2-3 दिन पहले हो जाता है, और कई बार 14 डे पर ना होकर 15, 16 या 17 डे पर भी चला जाता है। तो चांसेस होते हैं कि अगर ओवुलेशन 14 डे पर ना हो, उससे पहले हो जाए या फिर उसके बाद में हो जाए, तो अगर उस दौरान जो है वो मैथुन की प्रक्रिया होती है, वहां पर कॉपुलेशन होता है, संभोग की प्रक्रिया होती है, तो स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच जाएंगे, और ओवम जो है अगर एम्पुलासिमस जंक्शन पर होगा तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से डे 17 तक कपल जो है वो कॉइटस को अवॉइड करें, वो जो है संभोग की प्रक्रिया ना करें, तो वहां पर जो है देखा जा सकता है कि कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस निल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम, जिसका मतलब होता है टू अवॉइड द कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, डे 10 to 17 पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर स्टूडेंट, ये क्या होती है? फर्टाइल पीरियड मानते हैं। तो ये फर्टाइल पीरियड होता है, यहाँ पर फीमेल को अगर जो है इस डे पर देखा जाए फीमेल में, तो वहां पर ओवम के फैलोपियन ट्यूब में होने के मोस्ट जो है चांसेस होंगे, और वहां पर अगर स्पर्म पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो 10 to 17 डे को बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इसलिए इस दौरान जो है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस करना जरूरी होता है अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो पहला होता है, इस पर आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? डे पर, डाटा पर बनेगा कि कौन से डे पर हमें अवॉइड करना चाहिए। तो 10 to 17 डे पर जो है कॉइटस को अवॉइड करते हैं। अच्छा, देन सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल या फिर कॉइटस इंटरप्टस, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर मेल पार्टनर जो है वो इजैकुलेशन से ठीक पहले, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि स्खलन से ठीक पहले जो है अपने पेनिस को जो है अपने फीमेल पार्टनर की वजाइना से बाहर निकाल लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल या फिर कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट? इससे जो इजैकुलेट होने वाला जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल हो जाएंगे। तो मेल पार्टनर विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, उसे हम बोलते हैं विड्रॉवल या फिर कॉइटस इंटरप्टस। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल मेथड जिस पर नीट पर AIPMT पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इसको हम स्तनपान अनार्थव भी कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट? जब तक फीमेल आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो फीमेल जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, स्तनपान करवाएगी अपने शिशु को, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है? लैक्टेशन के दौरान आपको पता होता है एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल हो जाता है हाई, और प्रोलैक्टिन के हाई होने पर एक हार्मोन का लेवल हो जाता है कम, जिसको हम बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन पता हो तो वो क्या करता है? वो जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को जो है मोचित करवाता है, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट? वो है LH। बट जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है तो LH का लेवल लो रहता है, मतलब LH अपने पीक पर नहीं पहुंच पाता, जिससे फीमेल में हम देखेंगे कि ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया का प्रिंसिपल क्या है? ओवुलेशन नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग, इफेक्टिव अप टू 6 months फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ओवुलेशन को रोक देगा, प्लस ये इफेक्टिव कब तक है? चाइल्ड बर्थ के बाद 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक ही इफेक्टिव है। नीट ने AIPMT ने क्वेश्चन क्या दिया उसमें कि लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो चाइल्ड बर्थ के 2 ईयर तक जो है वो क्या होता है? वो जिसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव होता है, जो कि गलत है, क्योंकि साफ साफ NCERT ने दिया है कि वो कब तक इफेक्टिव होता है? वो ओनली अप टू 6 months तक ही इफेक्टिव होता है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का प्रिंसिपल ये होता है, तो इसे अच्छे से याद रखें। अच्छा, फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जितने भी प्राकृतिक विधियां होती है, नेचुरल मेथड्स होते हैं, उसमें कोई भी मेडिसिन डिवाइसेस का यूज नहीं होता है, इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? निल या फिर बहुत ही कम, नेग्लिजिबल जिसको हम कह सकते हैं। बट इनमें जो है असफल होने के चांसेस, इनके फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा
होते हैं। तो स्टूडेंट ये दो बातों को अच्छे से जो है अंडरलाइन करेगा कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट इनके फेल होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिए नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। स्टूडेंट हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, सेकंड मेथड की तरफ, जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। तो ये सेकंड मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। अच्छा, बैरियर मेथड भी काम क्या करता है कि ये फिजिकल मेटिंग को ही प्रिवेंट करेगा ओवम और स्पर्म के, बट इसमें यूज किसका आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। अच्छा, ये जो बैरियर होते हैं मेनली कॉन्डम्स, इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हम डायफ्राम देख सकते हैं या फिर सर्वाइकल कैप देख सकते हैं, तो इनका यूज लिया जा सकता है। और ये जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है बैरियर मेथड जो है वो आजकल अवेलेबल है मार्केट में। अब देखें हम, तो ये बने हुए किसके होते हैं, तो एक तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स और रबर और लेटेक्स के बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये कवर करते हैं। अगर मेल की बात करें तो ड्यूरिंग द कॉइटस दे कवर्स द पेनिस को कवर करेंगे। और मेल में बहुत ही पॉपुलर जो ब्रांड है वो आपको नाम याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है निरोध। तो निरोध के रूप में जो ब्रांड है वो काफी फेमस है। और दूसरा हम देखें कि फीमेल में किसको कवर करते हैं, तो वो वेजाइना को और सर्विक्स को कवर करते हैं, ताकि स्पर्म एंट्री ना हो पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अच्छा, अब कॉन्डम्स जो है एक तो काम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन में तो हेल्पफुल है ये, कॉन्ट्रासेप्शन को तो में काफी अच्छा योगदान है इनका, मतलब प्रेगनेंसी को डेवलप होने से रोकेंगे। प्लस इसका एक एडिशनल जो है बेनिफिट और मिलता है स्टूडेंट, और एडिशनल बेनिफिट क्या है कि बहुत सी जो है कॉइटस की वजह से, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स की वजह से बहुत सी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि फैल सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। और जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस बी जिसको आप कह सकते हो, या फिर गोनोरिया कह सकते हो, तो बहुत सी ऐसी डिजीज हैं, क्लेमाइडियासिस हो गया, तो ट्राइकोमोनियासिस हो गया, वो क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। तो कॉन्डम्स के यूज से जो एडिशनल बेनिफिट और मिलता है कि ये एसटीडीज को फैलने से भी रोकते हैं। अच्छा, कॉन्डम्स के अलावा और फीमेल में हम देखें तो डायफ्राम हो सकता है, सर्वाइकल कैप हो सकता है, या फिर वॉल्ट हो सकते हैं, ये भी रबर के बने होते हैं। और ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉइटस जो है वो वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं। और खास बात इसकी स्टूडेंट एनसीईआरटी में लिखी गई है कि ये रीयूजेबल होते हैं, इनको वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इसके अलावा भी हम देखें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स लेने, तो जैसे कि उसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम का जो फीमेल यूज ले सकती है, कुछ जेलीज आती हैं और कुछ फोम आते हैं जो क्या करते हैं, अगर कोई बाई चांस स्पर्म एंटर कर भी गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो वहां पर उसको जो है किल करने का काम करती है स्पर्मिसाइडल क्रीम। तो ये क्या करते हैं, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करती है। तो ये आपको याद रखना है बैरियर मेथड के बारे में। लेटेक्स और रबर के बने होते हैं, ये जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट भी देते हैं, ये एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं, फीमेल और मेल दोनों के लिए है। कुछ फीमेल के ऐसे भी हैं जिनको रीयूजेबल भी वो माने जा सकते हैं। और निरोध जो ब्रांड है मेल में जो कॉन्डोम है उसका काफी फेमस और लोकप्रिय ब्रांड है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े। कल हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आईयूडीज, और उसके साथ साथ में पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड होते हैं उनको कवर करते हुए एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और आपका साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।